Namaste. Learners, today we are going to learn the second and the last part of the socialism in Europe and Russian Revolution. आज के मॉड्यूल की शुरुआत हम लोग करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोप के दो पावर्स एक दूसरे के सामने थे। एक सेंट्रल पावर्स कहलाता था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की शामिल था। दूसरा एलाइज पावर्स था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल था, जिसमें बाद में इटली भी शामिल हुआ। शुरुआत में रशिया के अंदर में वॉर बहुत ही पॉपुलर था। लोग जार को सपोर्ट कर रहे थे और जार ने यहां तक कि बैटलफील्ड में जाकर भी रशियन वॉर को सपोर्ट किया था। 1914 से लेकर 1916 तक ये वॉर रशिया के फेवर से निकलता चला गया और इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों रशिया की हार होने लगी। 1917 आते आते रशिया की जो कैजुअलिटीज थी वो 7 मिलियन तक पहुंच गई। कैजुअलिटीज मतलब लोगों की जाने गई। 7 मिलियन 70 लाख लोग रशिया में मारे गए और ये वहां की आर्मी के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग लॉस थी। जब रशियन आर्मी हारने लगी तो जार ने अपने सैनिक कमांडर्स को यह आदेश दिया कि आप पीछे जाएं। आर्मी रिट्रीट कर रही थी और उनकी एक स्ट्रेटजी ये थी कि रिट्रीट करते समय, पीछे हटते समय वे अपने ही देश के टाउन्स को, बिल्डिंग्स को, उनके क्रॉप्स को और विलेजेस को आग लगा दें, डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा करने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि जो दुश्मन वहां पहुंचेंगे उनको उनके देश में कुछ भी ना मिले, ना खाने को मिले, ना ठहरने को मिले। लेकिन ऐसा करने के प्रयास में उनके देश में जहां 7 मिलियन कैजुअलिटीज था, 70 लाख लोग मरे थे, वहां नए 3 मिलियन लोग रिफ्यूजीज क्रिएट हो गए। इसका इंपैक्ट क्या हुआ लड़ाई का? इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गया, लेबर का शॉर्टेज हो गया। जो एबल बॉडीड लोग थे, सक्षम लोग थे, वो युद्ध लड़ रहे थे और कमजोर लोग, गरीब लोग या फिर ऐसे लोग जो घायल थे युद्धों में, वे बच गए थे जो वर्कर्स का काम कर नहीं सकते थे। फूड का शॉर्टेज हो गया। बड़ी संख्या में फूड जो है वो आर्मीज के लोगों को फीड करने में चली जाती थी। इस तरह से वॉर उनके लिए डिजास्ट्रस बनता चला गया। वॉर को लेकर जहां शुरुआत में बहुत उत्साह था रशिया के अंदर में, वो 1917 आते आते एक डिमोरलाइजिंग लॉस की तरफ रशियन आर्मी बढ़ने लगी। रशियन आर्मी भी अब ऐसी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद रशिया की कैपिटल थी। इनफैक्ट वहां की कैपिटल का नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। तो जर्मन नाम होने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशियंस बहुत हेट करते थे जर्मन से, इसलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। बाद में जब लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में तो पेट्रोग्राद का नाम बदलकर लेनिन के रिस्पेक्ट में लेनिनग्राद कर दिया गया था। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के दौरान में क्या होता है, जो कैपिटल थी पेट्रोग्राद यानी रशियन कैपिटल पेट्रोग्राद, वो दो हिस्से में बटा हुआ था। उनके बीचों बीच एक नदी बहती थी, उसे नेवा रिवर कहते थे। सिटी के लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस था जहां जार रहते थे, वहां बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते थे और राइट साइड में वर्कर्स रहते थे, उनकी फैक्ट्रीज थी, उनके क्वार्टर्स रहते थे। फरवरी 1917 में वर्कर्स की दशा जो थी वो बहुत बुरी थी। फरवरी 22, 1917 में एक लॉकआउट हुआ एक फैक्ट्री के दौरान में। उनको सपोर्ट करने के लिए 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज ने स्ट्राइक कर दी। 23 फरवरी 1917 में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पे आ रही थी, वो हड़ताल कर रही थी और इसी कारण से 23 फरवरी 1917 को इंटरनेशनल वीमेंस डे के तौर पे रशिया में सेलिब्रेट किया गया। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि वीमेंस डे तो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल रशिया में जूलियन कैलेंडर चलता था और हम लोग जो कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये 8 मार्च था और रशियन जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये 23 फरवरी 1917 था। इसीलिए रशिया में इसे 23 फरवरी को इंटरनेशनल वीमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसे 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 25 फरवरी को वर्कर्स ने पेट्रोग्राद की नेवा रिवर्स को क्रॉस किया। वे उस पार गए और उन्होंने विंटर पैलेस और ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स को घेर लिया। जार डर गए, उन्होंने कैवेलरी को बुलाया और ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ऐसा करने के बाद पॉलिटिशियंस और वर्कर्स सड़कों पे निकल गए
वे एक दूसरे के साथ मिलकर जार का विरोध करने लगे। उनके डिमांड्स ये थे कि बेटर वर्किंग आवर्स हो, बेटर वेजेस हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन में उनको काम करने का मौका मिले। जार ने कैवेलरी को बुलाया, लेकिन आर्मी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर करने से मना कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने, वर्कर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर भी अटैक किया और यहां तक बात आ पड़ी कि 3 रेजिमेंट्स ने तो वर्कर्स का ही सपोर्ट कर दिया और वे ज्वाइन कर गए और वर्कर्स के साथ आर्मी का जो कोलैबोरेशन हुआ उस काउंसिल को सोवियत कहते हैं। और ये जो मिलन था वो पेट्रोग्राद के ड्यूमा में हुआ था, इसीलिए इस सोवियत को पेट्रोग्राद सोवियत कहते हैं। नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन ने जार के साथ मीटिंग की और मिलिट्री कमांडर के कहने पर जार ने 2 मार्च 1917 को रिजाइन कर दिया। फरवरी रेवोल्यूशन को पेट्रोग्राद सोवियत ने लीड किया था और इस तरह से मोनार्की वहां से नीचे आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद वहां पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसके लीडर थे केरेंस्की। तो परिणाम क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जार की जो रशिया थी उसमें एसोसिएशंस के ऊपर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। आप वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म नहीं कर सकते थे, एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे, लेकिन अब ये सब वहां पे अलाउड हो गया। लेकिन यहीं पे एक समस्या आ गई। व्लादिमीर लेनिन, जिनको कि जार ने एग्जाइल कर दिया था, वे वापस रशिया आ गए और जैसे ही वो रशिया आए उन्होंने वॉर का जो 1917 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और उनके अप्रैल 1917 में 3 सिद्धांत थे जिसको हम लोग अप्रैल थेसिस कहते हैं। इस अप्रैल थेसिस में जो 3 बातें उन्होंने कही आप इसे याद रखेंगे। पहला उन्होंने कहा कि द वॉर शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, यानी रशिया को जितनी जल्दी हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि द लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू द लैंडलेस वर्कर्स, यानी कि जमीन को आप जमींदारों से छीने और उनको लैंडलेस वर्कर्स के ऊपर उनके बीच में बांट दें। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो था वो ये था कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी नेशनलाइज्ड। इनको हम लोग अप्रैल थेसिस कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेनिन के अप्रैल थेसिस के कारण प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको कि केरेंस्की लीड कर रहे थे, वो बहुत प्रेशर में थी। पेजेंट्स, वर्कर्स लेनिन के साथ थे। लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की जो मांग थी वो बहुत पॉपुलर हो रही थी। उसमें आर्मी के लोग भी सपोर्ट करते थे, पेजेंट्स भी थे, वर्कर्स भी थे। इस बीच में सोवियत ने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया और इसको लीड कर रहे थे लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की लेनिन के एसोसिएट थे जो बाद में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन के साथ पावर के राइवलरी में शामिल भी हुए थे। और प्लानिंग ये थी कि गवर्नमेंट को सीज कर लेना है। 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद को छोड़कर आर्मी को बुलाने के लिए चले गए। उसी शाम को मेंशेविक सपोर्टर्स और मिलिट्री मैन ने बोल्शेविक्स के 2 न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को सीज कर लिया। इतना ही नहीं, प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स को टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिशियल्स को एंड विंटर पैलेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर दिया और कुछ मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया। शाम होते होते पेट्रोग्राद सिटी के ऊपर बोल्शेविक्स का कब्जा हो गया। इसे कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब पढ़ेंगे चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। लेनिन ने जो वायदे किए थे अप्रैल थेसिस के दौरान में कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, युद्ध से वापस निकला जाए और लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द लैंडलेस वर्कर्स, वो वायदे उन्होंने पूरे करने शुरू कर दिए। बैंक्स को नेशनलाइज किया जाना शुरू कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया गया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, ओल्ड टाइटल्स जितने थे उसको बैन कर दिया गया और जो बिग हाउसेस थे, जो बिल्डिंग्स थे, उनको उन्होंने लोगों के बीच में उनकी फैमिली साइज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आर्मी ऑफिशियल्स के लिए न्यू यूनिफॉर्म बना दिए गए। सोवियत हैट को डिजाइन किया गया जिसको कि रशियन लैंग्वेज में ब्लुदनोव्का कहते थे। बोल्शेविक्स को उन्होंने, बोल्शेविक पार्टी का उन्होंने रीनेम करके एक नया नाम दिया जिसको कहते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब पढ़ते हैं इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शन कराए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। मार्च 1918 में बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी की और
रशिया को युद्ध से बाहर निकालकर ले आए। बोल्शेविक्स अब वहां की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी रह गई। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो कि पार्लियामेंट थी रशिया की, उसके ऊपर उसके जो इलेक्शंस हुए उसमें बोल्शेविक्स की जीत हुई और रशिया एक सिंगल पार्टी स्टेट की ओर बढ़ता हुआ चला गया। बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करने वाले भी अब पनिश्ड होने लगे। लेनिन ने वहां पे वर्चुअली डिक्टेटरशिप लाकर खड़ा कर दिया और उनकी एक सीक्रेट पुलिस होती थी जिसको चेगा कहते थे, और जो कोई भी बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करता था लेनिन और उनकी चेगा उनको पनिश करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे द सिविल वॉर। बोल्शेविक्स की जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी थी उसने रशियन सोसाइटी को दो हिस्से में बांट दिया था और एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई। एक तरफ वे लोग थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे। जो सपोर्ट करते थे वे पीजेंट्री कहलाते थे, उनमें बोल्शेविक्स भी थे और उनको मुस्लिम रिफॉर्मर्स जिनको जाडिस्ट कहते थे उनका भी सपोर्ट मिलता था और वर्कर्स का भी सपोर्ट था और कुछ आर्मी पर्सनल्स भी थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसे लोगों को एरिस्टोक्रेसी कहते थे। इसमें प्रो जारिस्ट थे। प्रो जारिस्ट यानी कि जार के सपोर्टर्स, इनको व्हाइट कलर के लिए डिनोट किया जाता था। इसमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे जिनको ग्रीन्स कहते थे और इनको सपोर्ट मिलता था फ्रेंच, यूएस, ब्रिटिश और जापानीज आर्मी की और उनके गवर्नमेंट की। लेकिन बोल्शेविक्स ने इस दौरान में भी अपने नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को बंद नहीं किया। उन्होंने बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना जारी रखा। उन्होंने परमिट किया अपने पेजेंट्स को कि जो सीज किए हुए लैंड आपके पास हैं आप उनके ऊपर कल्टीवेशन जारी रखिए, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि रशिया को एक सोशलिस्ट सोवियत सोसाइटी बनाया जाए। लेकिन 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और लेनिन की मृत्यु के साथ ही रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी लाने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला सितारा था वो धूमिल पड़ गया। और उनके मरने के बाद ट्रॉट्स्की और स्टालिन के बीच में पावर की एक जंग हुई जिसमें ट्रॉट्स्की की हार हुई और स्टालिन एक नया पावरफुल लीडर रशिया का बनकर उभरा। नया मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। रशिया की नेशनल इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए स्टालिन ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक 5 ईयर प्लान नाम की एक योजना बनाई जो 5 इयर्स को टारगेट करके किया जाता था। 1927 से लेकर 1932 तक, 1933 से लेकर 1938 तक उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया। उन्होंने प्राइसेस को फिक्स किए, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 100% तक इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन जो स्टेटस ऑफ वर्कर्स था वो अच्छा नहीं था। पुअर वर्किंग कंडीशन, बेसिक फैसिलिटीज की घोर कमी थी, जैसे कि टॉयलेट्स, हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं के बराबर थे। लेकिन स्टालिन ने इसको भी इंप्रूव करने के ढेर सारे स्कीम्स लाए, उन्होंने मेजर्स लाए। पहला उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज खोले। उन्होंने वर्कर्स के लिए हेल्थ सिस्टम को भी इंप्रूव किया और जो वीमेन वर्कर्स फैक्ट्री में काम करती थी उनके लिए क्रेचेज यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर फैक्ट्रीज के अंदर में ही डाल दिए। वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स उन्होंने बनाए, लेकिन ये सब भी बहुत सफिशिएंट नहीं था क्योंकि रशिया के पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। 1927-28 में रशिया में एक्यूट ग्रेन की शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट ने ग्रेन्स के प्राइसेस को फिक्स तो किया, लेकिन फार्मर्स फिक्स प्राइसेस के ऊपर अपने ग्रेन्स को बेचना नहीं चाहते थे। ऐसे में स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर। स्टालिन के वर्कर्स पूरे देश में घूमते थे और कुलाक्स के ऊपर रेड करते थे। कुलाक्स रशिया के वेल टू डू फार्मर्स को कहते हैं। 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पेजेंट्स को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए जबरदस्ती फोर्स किया और कलेक्टिव फार्मिंग को कोलखोज भी कहते हैं। इसमें पेजेंट्स को कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए कहा जाता था और उनका जो शेयर होता था वो इक्वली आपस में बांट लेते थे। लेकिन पेजेंट्स ऐसा करना नहीं चाहते थे। जो कोई भी अपोज करता था उसे सिवियरली पनिश किया जाता था, यहां तक कि उन्हें डिपोर्ट भी किया जाता था और एग्जाइल भी किया जाता था। इसका रिजल्ट बहुत ही डिजास्टर्स हुआ। 1930 से लेकर 1933 तक सोवियत हिस्ट्री की वर्स्ट फेमिन रिकॉर्ड की गई जिसमें रशिया में 4 मिलियन पीपल भूख से मर गए।
लेकिन स्टालिन की पॉलिसी को कोई अपोज नहीं कर सकता था। जो भी उनको अपोज करता था उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जाता था। 1939 में 2 मिलियन लोगों को इंप्रिजन कर दिया गया, यानी जेल में डाल दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जिस तरह से वर्कर्स के लिए एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी काम कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रशिया में जिस प्रकार की सरकारें बनी थी उससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस डैश टू ग्राउंड हो गए। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल रूल को भी इंकरेज करना शुरू कर दिया था। ऐसे में बोल्शेविक्स ने एक कॉमिंटॉन को फॉर्म किया, जो एक इंटरनेशनल बॉडी थी प्रो बोल्शेविक्स की, यानी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बना दिया। स्टालिन बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे, यूएसएसआर एक सुपर पावर बन गया, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया गया, डेवलपमेंट ऑल राउंड देखने को मिल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया में फ्रीडम बिल्कुल नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। मिड 1920s में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भारत में भी हुआ। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ने लगे और उनके कम्युनिस्ट थ्योरी से अपने आप को एसोसिएटेड फील करने लगे। बहुत सारे इंडियंस रशिया में जाते थे, विजिट करते थे और स्टालिन की और बोल्शेविक्स के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स को देखते भी थे और उनसे इंस्पायर्ड भी होते थे। ऐसे में जो 2 सबसे बड़ा नाम है जिसने की खूब इंस्पिरेशन ड्रॉ की रशियन रेवोल्यूशन से इंडिया में, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है। इंडिया में जिन लोगों ने सोवियत सोशलिज्म के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें जो 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं वे हैं आर.एस. अवस्थी और एस.डी. विद्यालंकर। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।